गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रही थी आरो भाग का फर्स्ट का पार्ट चैप्टर मियां नसीरुद्दीन। ठीक है, तो मियां नसीरुद्दीन का मैंने जो लेखिका है कृष्णा सोबती, उसका मैंने आपको लेखक परिचय, साहित्य परिचय में समझा चुकी हूँ। तो शॉर्ट में देख लीजिए, मियां नसीरुद्दीन की जो विशेषताएं थी, उनकी विशेषताएं क्या थी? वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे। रोटियां आपने भी सुनी होंगी, कई प्रकार की होती हैं, लेकिन उनको 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर हासिल थे। ये काम जो था, ये उन्होंने रोटियां बनाना कहाँ से सीखी थी? उनके जो दादा परदादा थे, उनसे उन्होंने ये रोटियां बनाना सीखी थी। अर्थात उनको अचानक से किसी से उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली थी या कुछ नहीं किया था, बल्कि ये रोटियां तो उन्होंने दादा परदादा से बनानी सीखी थी। अखबार वालों को, वे अखबार पढ़ने वालों को वे निठल्ला समझते थे। उनकी ऐसी सोच थी कि जो अखबार वाले होते हैं, जो खोजबीन करते हैं, उनको और जो अखबार पढ़ते हैं, उन दोनों को वो क्या सोचते थे कि निठल्ला है, फालतू है, बेकार के काम करते हैं। ये उनका खानदानी पेशा था। जो रोटियां बनाना था वो उनका खानदानी पेशा रहा है। दिल्ली के बादशाह के यहाँ उनके बुजुर्ग काम किया करते थे। वो ऐसा कहते हैं, जब लेखिका उनके पास जाती है, कि जो दिल्ली के बादशाह रहे थे, उन बादशाह के यहाँ पर उनके बुजुर्गों ने काम किया है, अर्थात उनके यहाँ बावर्ची का काम किया है। तो ये तो उनकी इस तरह से छोटी मोटी बातें हैं। आगे हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से वो पूछती हैं, लेखिका उनसे इंटरव्यू जब लेने जाती हैं, किस तरह से बात करती हैं कि आपने क्या किसी से ट्रेनिंग ली थी, किस तरह से काम किया था। कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस तरह से काम होता है, जिस तरह से बच्चा मस्जिद में जब पढ़ने जाता है, वहां बैठता है, तो उसका जो उस्ताद है वो उसको कहता है के अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे। इस तरह से वो उसको समझाते हैं किस तरह से। और फिर उसके बाद जब ये सारी बातें हो जाती हैं, तो उनके जो उस्ताद है उनके सिर पर इस तरह से हाथ करके करते हैं, और बच्चा जो है शार के चुपचाप परवान चढ़ जाता है। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को समझ लिया था। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जब बच्चा क्लास में बैठता है तो उसकी उम्र के हिसाब से उसको बैठाया जाता है, बल्कि ये नहीं पूछा जाता कि उसकी वो पहली में बैठेगा, दूसरी में। कई बार वो डायरेक्ट जाकर तीसरी क्लास में भी बैठ जाता है। अपना ख्याल था कि मियां नसीरुद्दीन नानभाई अपनी बात को निचोड़ भी निकालेंगे, पर वे हम ही पर दागते रहते हैं। आप ही बताइए। लास्ट में मैंने आपको ये समझाया था कि वो जब प्रश्न करते हैं कि बच्चा बताइए क्यों पहली छोड़कर दूसरी में बैठ रहा है, तीसरी में बैठता है, तो उल्टा वो प्रश्न उन पे, लेखिका पे ही डाल देते हैं, दाग देते हैं एक तरह का। उनसे प्रश्न करने लग जाते हैं कि बताइए कैसे होगा, क्या होगा। इस तरह से वो खुद जवाब नहीं देते। पेज नंबर है 25। जब आप वीडियो ऑन करेंगे तो पेज नंबर 25 निकालेंगे। अब आगे देखिए, ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानभाई मियां कल्लन के पोते अपने बच्चे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। वो उनको बताते हैं, लेखिका को, अब ये बात तो मेरी समझ के नहीं है, मुझे नहीं आ रही बात समझ में कि बच्चा किस प्रकार से दूसरी तीसरी में की जगह चौथी में या तीसरी में जाके बैठ जाएगा। और जैसे जैसे वो बूढ़े थे, उनके टूटे दांत थे, तो ये बात कहते हुए वो लेखिका के आगे मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं जोर से, और उनके जो टूटे फूटे दांत हैं वो सारे दिखाई दे जाते हैं। खिलखिला के वो हंस देते हैं। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। मतलब वो उनको एक तरीके से कहते हैं ना, किसी बात को लेके कंफ्यूज कर देना। तो उन्होंने लेखिका को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर दिया कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। चलो ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब दे ही देता हूँ, आपकी बात को किस तरह से मैं प्रेजेंट करता हूँ। मतलब वो कह रहे हैं जरा सी देर को आप थोड़ा सा मान लो कि ऐसा है। वो कहते हैं, हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नाई का हुनर सीख जाते? बिल्कुल सही बात है। कोई भी काम करने के लिए हमें उसका जो पहली सीढ़ी होती है वो चढ़नी होती है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, जैसे हम लोग खाना बनाना सीखते हैं या खाना बनाने की कोशिश करते हैं घर में, तो क्या डायरेक्ट हम खाना बनाते हैं? नहीं। सबसे पहले हमें, अगर कोई हम सब्जी बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सब्जी होनी चाहिए सबसे पहले, फिर उस सब्जी की हमें विधि पता होनी चाहिए। सब्जी को हम धोएंगे, साफ करेंगे, काटेंगे, उसके बाद ही तो हम वो सब्जी पकाना सीखेंगे। ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट कि हम सब्जी ली और बना दी।
सबसे पहला चरण क्या होता है कि आपके पास सब्जी हो। इस तरह से वो भी कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने बर्तन धोना सीखा, भट्टी बनाना सीखा कि भट्टी को कैसे बनाया जाता है ना। फिर उसके बाद भट्टी में आंच कैसे दी जाती है, ये सारी बातें हमने सीखी। अगर हम ये वाली सारी बातें नहीं सीखते तो क्या हम रोटियां बनाना सीख जाते। वो इस तरह से कह रहे हैं नान भाई का हुनर सीखना आसान नहीं है। ये कौन कह रहे हैं, मियां नसीरुद्दीन कह रहे हैं। मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। लेखिका बता रही है कि ये बात कहते हुए वो उनकी तरफ देख रहे हैं और इस तरह से कह रहे हैं जैसे मैं उनकी हाँ में हाँ मिला दूंगी या उनको पलट के मैं कोई जवाब दे दूंगी। फिर वो कहते हैं कि भाई जो तालीम इन द सेंस बच्चों ट्रेनिंग है ना, आप कोई भी काम करते हैं उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो कहते हैं कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी काम हम करें चाहे A to Z कोई भी वर्क हो दुनिया में, उसके लिए हमें एक्सपीरियंस अनुभव होना जरूरी है। अगर हमारे पास उसका अनुभव नहीं है तो हमें पहले उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, अर्थात तालीम लेनी पड़ती है। सिर हिलाया है साहिब माना, मतलब वो सिर हिला के कहते हैं लेखिका की तरफ, क्यों सही कह रहा हूं ना मैं, ये बात सही है ना। मियां नसीरुद्दीन जोश में आ गए, हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज यहाँ बैठे होते। वो मतलब थोड़े से जोश में, जब इंसान कोई अपने बारे में बता रहा होता है तो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, जोश में आके बोलने लग जाता है कि हमने यदि खोमचा होता है बच्चों जो ठेले वाले होते हैं, जो इस पे चाट पकौड़ी आपकी बिकती है, आपके बहुत सारे आइटम्स बिकते हैं फास्ट फूड, उसको खोमचा कहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमने खोमचा न लगाया होता तो आज क्या यहाँ बैठे होते, अर्थात उस दुकान पर बैठे होते। जाहिर सी बात है कोई भी काम करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा, आपने खानदानी नाई बाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नान बाई है ना। जब उन्होंने खोमचे की बात करी तो जो लेखिका थी उनसे पूछ रही है कि आपने इस तरह का जिक्र किया है कि आप खानदानी नान बाई हैं, है ना, रोटियां बनाने में, तो यहाँ और लोग भी खानदानी हैं क्या। मियाँ ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं, सुनिए दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो। मतलब वो घूर कर उनको देखने लगे और बोलने लगे कि क्यों नहीं, यहाँ पर है खानदानी और हमारे ही जो खानदान के लोग हैं वो रोटियां बनाया करते थे। और एक दिन बादशाह ने उनसे कहा, उनका कहने का मतलब था कि बादशाह के यहाँ पर मेरे बुजुर्गों ने काम किया है और उन्होंने बादशाह ने उनसे कहा उनके बुजुर्गों से कि आज तो कुछ नई डिश बनाकर खिलाओ, अर्थात कुछ नया व्यंजन खिलाओ। हुक्म कीजिए जहां पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी पे पके। मतलब वो उस समय की बात बता रहे हैं जब उनके बुजुर्ग खानदानी जो भी लोग थे बादशाह के यहाँ पर बावर्ची का काम करते थे कि बादशाह ने फरमाइश करी कुछ ऐसा पका के खिलाओ जो ना आग पर पके और ना ही पानी पर। क्या उनसे बनी ऐसी चीज, फिर वो जो लेखिका है वो उनसे सवाल जवाब करती हैं कि क्या उनसे बनी ऐसी चीज, क्यों ना बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। तो उन्होंने हम तारीफ करते हुए कहा बिल्कुल बनी, हमारे खानदानी जो लोग थे दादा परदादा बुजुर्ग थे और उन्हें बहुत अच्छी भी लगी बादशाह को और उन्हें खूब अच्छे से भी खाई। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा वह पकवान किया था, कोई खास ही चीज होगी। जो लेखक क्या थी उन्होंने सोचा कि अच्छा चलो मैं सही जगह आ गई हूँ, सही जगह सही व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ। तो उन्होंने पूछा, ये रंग लाई मेरी बात, और बड़े ही एक्साइटेड हो गए, बेसब्री से लेखिका उनसे पूछ रही है कि ऐसा क्या नाम है उस पकवान का, मुझे भी पता होना चाहिए। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, हाँ ये हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। अब जब उनसे लेखिका पूछ रही है तो मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं आनाकानी कर रहे हैं बताने में, क्योंकि हो सकता है वो ये बात सच बोल रहे हो या फिर उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में बना के झूठ बोल दी हो। तो जब उनसे पूछा जाता है कि कौन सी रोटी थी या कौन सी चीज थी ऐसी, तो उन्होंने नहीं बताई बल्कि उल्टा उन्होंने एक कहावत गढ़ डाल दी कि खानबाई कुएं में रोटी पका सकते हैं, ऐसी कहावत है, सो मैंने भी इस तरह से बोल दिया। वो इस तरह से समझाने लग जाते हैं। तो ये जो कहावत है पूरी तरह से मेरे बुजुर्ग पर फिट बैठती है। मजा लेने के लिए टोका, कहावत ये सच्ची भी है कि नहीं। फिर उन्होंने टोका और कहा कि ये कहावत
कहावत जो आप हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या ये कहावत सही भी है? ये कहीं ऐसा तो नहीं आपने ऐसे ही बातों बातों में इसको बोल दिया हो? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? वो एकदम से थोड़ा सा मतलब अजीब वे में बोले, जैसे कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि झूठ बोल रहा हूं मैं, इस तरह से वो बोले तरेरा उनको। आप ही बताइए रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? फिर वो कहने लगे आप खुद सोचिए, अगर मैं रोटी पका रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो उसमें झूठ का तो कोई काम होना ही नहीं चाहिए। झूठ से थोड़ी ना रोटी पकेगी, मतलब मैं क्यों झूठ बोलूंगा? फिर वो सफाई देने लग जाता है मियां नसीरुद्दीन। क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से। समझे? आपने कभी झूठ से रोटी को पकते देखा है? रोटी किस तरह से पकती है? जाहिर सी बात है आंच पर पकती है। आपने कभी ऐसे देखा है? सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। लेखिका बता रही है कि मैंने उनकी बात में हाँ मिलाई कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो कि रोटी झूठ से नहीं पकती है, बल्कि रोटी तो आग से ही पकती है। और उन्होंने सिर हिला दिया कि हाँ चलो ठीक है, उनकी हाँ मिला दिया, क्योंकि वो थोड़े से गुस्से में आ गए थे। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। जब वो लेखिका से बात कर रहे थे तो उनके आसपास से कोई ना कोई व्यक्ति जा रहा था। उन्होंने देखा मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। उन्होंने की कि वो लड़की नहीं है जो मतलब आने वाली थी रोटी लेने। आगे वो कहते हैं मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली, सो कुछ फुर्ती पा गए। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान थोड़ी ना ले लोगे। आगे वो कहते हैं उसमें अब भी क्या देर है, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, बालिद महरूम को कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। लेखिका कह रही है मुझे आपसे एक बात और पूछनी है। उसने कहा पूछ लो, बात ही तो करने आए हो, कौन सा मेरी जान लेने आए हो? अभी मैं 70 का हो चुका हूँ, मेरे वालिद जो थे वो 80 पर थे। इस मजमून पर हमने कुछ कहते न बन आया, तो अभी जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्चनी में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी है। मतलब जो लेखिका थी वो ये जानना चाहती थी कि कौन से बादशाह के यहाँ पे काम किया था बावर्ची के रूप में, वो नाम जानना चाहती थी। लेकिन जाहिर सी बात है वो पता नहीं किया भी था या नहीं किया, तो वो अचानक अपने मन से बातें गढ़ रहे थे, तो वो थोड़े से चिढ़ गए। बोले अभी पहले ही तो बताया था मैंने आपको इस बारे में की बात हो चुकी है। हाँ तो हो चुकी साहिब, पर जानना ये था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ पर। वो कह रही है हाँ हो तो चुकी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ पर आपके बुजुर्ग रोटी पकाया करते थे। अजी साहेब क्यों ग्वाल की खाल निकालने पर तुले हो? कह दिया ना बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो काफी नहीं है। वो कह रहे क्यों बाल की खाल निकाल रहे हो? आपको इतना बता दिया ना मैंने कि बादशाह के यहाँ पर काम कर रहे थे। हम खिसियानी हंसी हंसने लगे। ओ काफी जरा नाम है, बस वक्त मिल जाता तो सही था। वो थोड़े से हंस के मुस्कुरा, अच्छा ठीक है चलो आपने बता दिया, लेकिन हाँ बादशाह का नाम मिल जाता तो ज्यादा अच्छा हो जाता। वक्त से मिला लेते हो, पर किससे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते। उन्होंने कहा थोड़ा सा टाइम टेबल मैच हो जाता। कौन है बहादुर जफर? उन्होंने कहा कौन से बहादुर जफर? मियाँ ने खींचकर कहा कि फिर अलग पलट के वही बात लिख लीजिए, बस यही नाम आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुकवा भेजना है। डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता जरूरी है। मतलब वो कह रहे हैं उन्होंने बादशाह जफर का नाम बताया, तो उसने कहा कौन से वाले बादशाह जफर? उन्हें कह रहे आपको क्या करना है, आप तो बस इतना करिए कि आपको नाम मिल गया, कौन सा आपको उनको डाक खाने में चिट्ठी भेजनी है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। अब उन्हें लगा ये तो ज्यादा खोजबीन करने लग गई है लेखिका, तो उन्होंने अपने कारीगर को कहा कि भाई भट्टी सुलगा दो क्योंकि हमें रोटियां पकानी है। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? उन्होंने पूछा बब्बन मियाँ कौन है? तो उन्होंने कहा मियाँ ने रुखाई से जैसे फाकी काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? थोड़ा सा वो इरिटेट हो गए, चिढ़ने लग गए, क्योंकि उनसे काफी ज्यादा खोजबीन की जा रही थी, पूछा जा रहा था, लेखिका पूछ रही थी, तो इस वजह से वो चिढ़ने लग गए। उन्होंने कहा मेरा कारीगर है और कौन है? मन में आया पूछ ले आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख ये मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। लेखिका कह रही है मुझे लगा, मैंने सोचा कि आगे बात करूं, उनके परिवार के बारे में जानूं, लेकिन जब वो थोड़े से चिड़े से लगने लग गए तो फिर मैंने सोचा छोड़ो रहने दो, अब आगे इनसे क्या बात करूं। और ये जो कारीगर है वो आपके शागिर्द हैं, अर्थात आपके शिष्य हैं, आपसे रोटी बनाना सीखते हैं क्या? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मंजूरी देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे शागिर्दी नहीं है, कारीगरी नहीं है, बल्कि मेरे से पैसे भी लेते हैं, इनको काम करने का मैं पैसा भी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मंजूरी। वो कह रहे हैं 2 रुपए देता हूँ हर मन आटे की।
है ना। और 4 रुपए मन मैदे की मंजूरी, बता दिया उन्होंने कि वो कितने पैसे देते हैं, 2 रुपए तो मन आटे के और 4 रुपए मैदे की मंजूरी। हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है, लेखिका हमसे प्रश्न कर रही है कि ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती है। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। अब वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहे थे, चिढ़ने लगे थे। लेखिका हमसे पूछ रही थी कि किस प्रकार की रोटियां पकती हैं, लेकिन वो उनको इग्नोर कर रहे थे, उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। बाकरबारी, शीरमाला, इन्होंने रोटियों के नाम है स्टूडेंट्स, बच्चों ये उन्होंने रोटियों के नाम गिनाने शुरू करे कि हम कौन कौन सी रोटियां बनाना जानते हैं। देखिए कौन कौन सी बताई इन्होंने, बाखरखानी, शीरमाला, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाब दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ाकर हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। उन्होंने कहा कि जो मैं ये रोटियां बनाना जानता हूँ ना, जो तुनकी नाम की रोटी है इतनी बारीक होती है कि पापड़ से भी बारीक होती है। महीन, हाँ किसी दिन खिलाएंगे आपको। उसने कहा महीन होती है, लेखिका ने पूछा, उसने कहा हाँ, उन्हें आप आना हमारे यहाँ, आपको किसी दिन ये रोटी बनाकर खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। गोद गया मतलब उनको पुरानी याद उनकी कुछ ताजा हो गई, उनको कुछ समझ में आने लग गया। तो उन्होंने कहा कि अब ये कहे जो चीजें हैं सब बुरी हो गई। देखो पहले के जमाने जो लोग हुआ करते थे, रोटी बनाने वालों की और रोटियों की भी कदर की जाती थी। आजकल तो ये दुनिया भर का फास्ट फूड चलने लग गया है, इसलिए इन सारी चीजों की कोई कदर नहीं करती और चले गए वो जमाने। और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। और ऐसे लोग भी अब नहीं रहे जो कदर करते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम, यानी कि उस तरह से कोई भी अब पहचान नहीं रही है इन रोटियों की, कोई इनकी अब इतनी ना तो तारीफ करता है ना कदर करता है, क्योंकि अब इस तरह का समय ही नहीं रहा है, खत्म हो गया है। अब क्या रखा है, अब तो बस तंदूर से हम रोटियों को निकालते हैं और खाई और हजम हो गए। इस तरह से जो लेखिका थी और उनकी मियां नसीरुद्दीन की बातें समाप्त हो जाती हैं और यही स्टूडेंट्स आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। अब हम कल इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।